नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल सूर्य के साथ चैनल के सबसे में आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने लिया है फैसला, अगर संसद में नहीं उठाने दिया जाएगा आवाज तो अब सड़कों पर होगा जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन। बताएंगे लाखों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने का आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे और भी क्या कुछ कहा गया है। शासक खड़गे ने प्रदेश प्रभारी और अध्यक्षों के साथ की है बैठक और राहुल गांधी के साथ कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। इसी के साथ में दोस्तों गोदी मीडिया के पत्रकारों को आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे आपको घर जाकर माफी मांगने का है, ये बड़ा मामला। इसी के साथ में हिंडनबर्ग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका दाखिल कर दी गई है। कहीं से भी बीजेपी को छोड़ने के मूड में नहीं है दोस्तों विपक्ष। बताएंगे और भी कई सारी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की बैठक के दौरान दो नेता आपस में भिड़ गए हैं। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े एजेंडे को ही फेल कर दिया है। दोस्तों बताएंगे कौन सा ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिससे लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। दोस्तों साथ नरेंद्र मोदी के शासनकाल को लेकर बताएंगे आंकड़े ने चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। दोस्तों देश के अंदर किस तरीके से महंगाई और लगातार सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में दोस्तों करोड़ों की डकैती के मामले को लेकर बीजेपी के नेता को गिरफ्तार किया गया है। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि संसद के अंदर अगर आवाज उठाने का मौका नहीं मिल रहा तो सड़कों पर ही आंदोलन करना चाहिए और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 22 तारीख को प्रचंड आंदोलन करने का सही निर्णय लिया है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जय संविधान जरूर लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अडानी को लेकर जो दावे किए गए हैं उस पर जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए? जो भी आपकी राय हो लिखिएगा। जो चलते हैं एक और पहली बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सेबी प्रमुख को हटाए जाने की मांग कांग्रेस पार्टी संसद के साथ साथ अब मीडिया के अंदर भी उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो पार्टी ने फैसला लिया है कि 22 अगस्त को पूरे देश भर के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से बिना किसी देरी किए हुए राष्ट्रीय जनगणना कराने की मांग को फिर से दोहराया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों सबसे मुख्य मुद्दा इस पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान सेबी के चीफ को हटाने के साथ साथ जातीय जनगणना का मुद्दा रहेगा। और भी कई मामले रहेंगे जो कांग्रेस पार्टी के लोग उठाने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है कि हमारे सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी, अग्निवीर योजना और लगातार बढ़ रही महंगाई, किसानों और जातीय जनगणना। 22 तारीख के आंदोलन में सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि अडानी से जुड़ा हुआ मामला काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है और सदन की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है, यानी जो 12 तारीख को कार्रवाई होने वाली थी अब उसको शुक्रवार तक के लिए टाला गया ताकि विपक्ष आवाज न उठा पाए। तो अब सड़कों का सहारा लेना पड़ेगा। विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि 22 तारीख को वो सड़कों पर अपनी ताकत दिखाएंगे और इसके बाद जब बीजेपी पर दबाव बनेगा तो वो जरूर जांच करवाएंगे। दोस्तों अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। जो जानकारी आ रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर वो ये कि अडानी समूह की तरफ से शेयर मूल्य में हेराफेरी के आरोप से संबंधित 2 लंबित मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर नई याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कथित अडानी मनी साइफरिंग घोटाले के इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में उनकी और उनके पति की हिस्सेदारी है, जिसके बाद आम जनता और निवेशकों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। विशाल तिवारी 2023 में शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता में से एक थे। उन्होंने अडानी की तरफ से शेयर मूल्य में हेराफेरी के आरोप की जांच की मांग की। 3 जनवरी को समूह के एक महत्वपूर्ण जीत में शीर्ष अदालत ने स्टॉक मूल्य में हेराफेरी के आरोपों की जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल या केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने से इंकार कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों फिर से अर्जी लगाई गई है कि अब इस पर सुनवाई की जाए और जो 2 लंबित मामले हैं उन पर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों अडानी को लेकर कई सारे मामले कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं और अब जो हिंडनबर्ग से जोड़कर ये मामला सामने आया है तो इसके बाद विवाद और ज्यादा आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गोदी पत्रकार राहुल कंवल जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं उनकी सारी स्मार्टगिरी निकाल दी है कांग्रेस पार्टी ने। दरअसल दोस्तों एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या को जस्टिफाई करने का मौका दिया था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उनके पैनलिस्ट होते हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय जस्टिफिकेशन दे रहे थे, हत्याओं को जस्टिफाई कर रहे थे, यानी भारत के अंदर सबसे बड़ी हत्याएं अगर कोई कही जाएगी तो वो महात्मा गांधी की हत्या की जाएगी। लेकिन भाजपा के नेता इनडायरेक्ट तरीके से डिफेंड कर रहे थे और दोस्तों आलम यह था कि अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार बताने वाले राहुल कंवल की ओर से एक शब्द नहीं बोला गया कि आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की। पार्टी के प्रवक्ताओं ने फैसला लिया कि वो राहुल कंवल के शो पर नहीं जाएंगे और जब तक वो माफी नहीं मांग लेते तब तक उनके शो पर कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता नहीं जाएगा। इसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार दोस्तों राहुल कंवल ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के अन्य बड़े नेताओं से 9 अगस्त को माफी मांग ली है। कांग्रेस पार्टी ने उनके चैनल का बॉयकॉट किया हुआ था। लगभग 1.5 महीने होने को है जब तक उन्हें कार्यक्रम में टीआरपी नहीं मिल रही है, क्योंकि विपक्ष के लोग मौजूद ही नहीं है। जुलाई के अंदर उन्होंने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय को जस्टिफाई करने की इजाजत दी थी। महात्मा गांधी की हत्या को जस्टिफाई कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इसके बाद अब आखिरकार माफी मांगनी पड़ी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि गोदी मीडिया से इसी तरीके से विपक्ष के लोगों को डील करना चाहिए, जब भी विपक्ष के लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया
चलाया जा रहा है और जो एंकर है उनकी ओर से कोई विरोध नहीं किया जा रहा, तो फिर उनको एंकर का ही बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष के लोग मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर मीडिया वाले डिबेट डिस्कशन में कराएंगे क्या, यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। इसीलिए विपक्ष के लोग होना मीडिया वालों के लिए बहुत जरूरी है। शायद यही बड़ा कारण है कि अब राहुल कंवल को भी माफी मांगनी पड़ी है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में कई राज्यों के पार्टी अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहे। बैठक चल रही थी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पार्टी के महासचिव कुमारी सैलजा के बीच में तू मैं देखने को मिली। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने कुमारी सैलजा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। बैठक कुमारी सैलजा ने हरियाणा कांग्रेस पर बैठक में सिर्फ एक पक्ष के लोगों को बुलाने और तरजीह देने का सीधा आरोप लगा दिया। आरोप पर बात करते हुए मामला आगे बढ़ गया। इसके बाद संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल को बीच बचाव करना लग पड़ा और उन्होंने कुमारी सैलजा से अलग से मिलकर बात करने को कहा और मसले को शांत कराया। बैठक के बाद प्रभारी और अध्यक्ष सफाई देने संगठन महासचिव के कमरे में भी पहुंचे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी में दो अलग अलग तरीके के गुट चल रहे हैं और इनमें आपस में जो दिक्कतें हैं और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। आपका क्या मानना है? क्या इतना अच्छा मौका है कांग्रेस पार्टी के पास सरकार बनाने का? हरियाणा में अगर गुटबाजी के कारण सरकार नहीं बनती है तो इसका दोषी कौन होगा? लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो खातों से लड़की बहन योजना के पैसे वापस ले लूंगा। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले विधायक निर्दलीय विधायक रवि राणा की ओर से ये टिप्पणी की गई है। दोस्तों उन्होंने महिलाओं से कहा कि अगर वे आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट नहीं देंगे तो वे लड़की बहन योजना के जरिए महिलाओं को दिए गए पैसों को वापस ले लिया जाएगा। यानी दोस्तों सरकारी स्कीम को वापस लेने की धमकी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले निर्दलीय विधायक की ओर से दी जा रही है। दोस्तों मामला काफी गंभीर है। एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पैसा केवल चुनाव में जीतने मात्र के लिए दिया जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे टर्म के पहले 65 दिनों के अंदर 15 आतंकवादी हमले हुए हैं। हमारे देश के 17 जवान शहीद हो गए हैं, 10 नागरिक भी मौत के मुंह में चले गए हैं और रेल हादसों की बात करें तो अब तक 17 रेल हादसे देखने को मिले हैं। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 21 है। पेपर लीक, यूजी नीट, यूजी नेट और एनसीईटी प्रभावित छात्रों की संख्या लगभग 35 लाख की है। पिछले 2 महीने में बेरोजगारी दर अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। नरेंद्र मोदी सरकार के 65 दिन होने के बाद ये डिटेल में जानकारी दी गई है। दोस्तों भाजपा के लोग 100 दिन होने का सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन ये सारी रिपोर्ट धीरे धीरे सामने आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी से स्किप करने की कोशिश करेगी। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों ओलंपिक में गए कई सारे खिलाड़ियों को ये कहकर प्रमोट किया जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार का लोहा मानते हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बहुत काम किया है। साइना नेहवाल के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और उन गोदी मीडिया के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी के भक्ति में लगे रहते हैं। साथ साथ दोस्तों उनके द्वारा कई सारी बातें कही गई है। हालांकि इसका फैक्ट चेक भी तुरंत हो गया है। आपको बता दें कि सीनियर इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर अश्वनी पोनप्पा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। बीजेपी दावा कर रही थी कि तैयारी करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए थे, लेकिन पैसे किसने दिए ये सवाल पूछा गया। बैडमिंटन के स्टार प्लेयर अश्वनी पोनम्मा ने एक दावा करते हुए कहा कि हमें पसंदीदा कोच तक नहीं दिया गया। कितना झूठ बोल रही है भाजपा सरकार। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की ओर से भारतीय जनता पार्टी को जमकर फटकार लगाई गई है। दोस्तों यानी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल की दावेदारी लेकर पहुंची अश्वनी पोनम्मा पहले कुछ दौर के अंदर हारकर बाहर आ गई। इसके बाद उन्होंने बताया है कि उन्हें तो पसंदीदा कोच तक नहीं दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को खुद प्लेयर ने एक्सपोज कर दिया है। शायद यही बड़ा कारण है कि अब साइना नेहवाल जैसे पुराने प्लेयरों को आगे करके भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद के अंदर एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून के तहत आपराधिक आरोप तय किए हैं और कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दायर की गई शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की है। ईडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी देते हुए अहमदाबाद जिला जज और स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने आज यानी 13 अगस्त मंगलवार को ईडी द्वारा दायर किए गए अभियोजन शिकायत पर पीएमएलए 2002 के नियमों के तहत राज्यसभा के सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ अपराध तय किए हैं। माना जा रहा है कि उनकी जल्द गिरफ्तारी की जा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताते हुए तृणमूल कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत 5 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अंदर एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरअसल ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र गभड़िया ओवरब्रिज के पास का है, जहां पर 23 साल पहले 19 जून 2001 को बिजली पानी सहित तमाम जन समस्याओं को लेकर अनूप सांडा और संजय सिंह सहित तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इन लोगों ने सड़क जाम करते हुए विरोध किया था। इसी के बाद तात्कालीन नगर कोतवाली के उप निरीक्षक ने इसी सभी मामले को लेकर केस दर्ज करवाया था, जिसमें 20 अगस्त को सुनवाई होने वाली है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों हालांकि जमानती वारंट जारी किया जाए क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं। गिरफ्तारी इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आदेश आ जाए और उसके बाद मामले को वो टालने के लिए कोर्ट पहुंच जाए और मामला टल भी जाए। साथ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंडल के अध्यक्ष पर ठगी के आरोप लगे हैं। वहां पर नौकरी लगवाने के नाम पर एक महिला से हजारों रुपए ठगी का ये पूरा गंभीर आरोप है। इसके बावजूद महिला को नौकरी नहीं दिलवाई गई और उनके पैसे ले लिए गए। पूरे मामले पर अब कार्रवाई की बातें कही जा रही है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस पार्टी निशाना साधते हुए कहा कि शादी का टैक्स लड्डू भारतीय जनता पार्टी के लोग वसूल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर शादी को लेकर कोई वेन्यू रिजर्व किया
जाता है तो उसमें 5 से 18% का टैक्स लगता है, जीएसटी कलेक्शन टैक्स लगाया जाता है। और कैटरिंग पर 5 से 18% का जीएसटी लगता है, ट्रेवल पर 5 से 12% का जीएसटी लगता है। इसी तरीके से गेस्ट रूम पर 12 से 18% और अपैरल यानी कपड़ों पर 5 से 12%, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सर्विसेज पर 18% टैक्स, प्लानिंग सर्विसेज पर 18%, पार्लर सर्विसेज पर 18% और डेकोरेशन 18% और आर्टिस्ट परफॉर्मेंस पर भी 18% का जीएसटी लगाया जाता है। यानी बजट के बाहर इन चीजों को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी के लड्डू टैक्स के रूप में लोगों से वसूलती है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को फिलहाल पेरिस ओलंपिक का सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट ने विनेश फोगाट को उनके केस के मामले के लिए सुनवाई को 16 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। अब 9:30 बजे के आसपास 16 अगस्त को अंतिम रिजल्ट सामने आ सकता है। लगातार इस पर कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द निर्णय सामने आ जाए, लेकिन अब विनेश फोगाट भारत आ सकती है और हो सकता है कि उनके निर्णय के बाद उन्हें वापस पेरिस अपना सिल्वर मेडल लेने के लिए जाना पड़ जाए। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में पहुंची थी। हालांकि वेट के कारण उनको फाइनल नहीं खेलने दिया गया, लेकिन सिल्वर मेडल भी नहीं दिया गया, जो अपने आप में एक न्याय नहीं बल्कि अन्याय की प्रक्रिया है, जिस पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। साथ साथ जम्मू कश्मीर को लेकर 20 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां से कुछ बड़े ऐलान कर सकता है। 6 के आसपास फेज में इलेक्शन कराए जाने को लेकर चल रही है तैयारी। साथ साथ योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद के भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ से नाराज है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अचानक से आज 10 बजे के आसपास सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता करने का ऐलान किया है। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह बोले, कहा क्या कल सुबह 10 बजे सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं? यानी आज की बात उन्होंने की है कि आज उनका इस्तीफा आने वाला है। क्या क्या आपको लगता है कि वो पलटी मारेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे? मात्र कुछ एक सीटों के एवज में उनको भारतीय जनता पार्टी में वोट ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप लोगों की जो भी राय हो लिखिए जरूर। साथ साथ दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार हत्याकांड के सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। सीबीआई को सौंपे जाने के बाद उम्मीद की जा रही है जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है लिखकर जरूर जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि हम सभी इसकी निंदा करते हैं इस पूरे घटना की। सीएम ने पहले ही दिन कहा था कि पुलिस जांच करेगी और 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि पूरी जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और पुलिस आरोपियों को मौत की सजा सुनिश्चित करेगी। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। आरबीआई के सर्वे में दावा किया गया है कि 75% लोगों का खर्चा बढ़ गया है और आमदनी घटती चली जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों आरबीआई के सर्वे में हुए इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं देश के अंदर भयावह स्थिति के संकेत मिल रहे हैं। इससे पहले एक पति पत्नी के द्वारा कर्ज में बुरी तरीके से डूब जाने के बाद जीवन को अलविदा बाय बाय कहने का मामला सामने आया है। दोस्तों इसके बाद न्यूज को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से आरबीआई के उस सर्वे की रिपोर्ट बताई गई है, जिसमें दावा किया गया था कि 75% लोग ये मानते हैं कि उनका खर्चा बढ़ गया है और उनकी आमदनी घट गई है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ रही है। साथ साथ जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त को चुनाव का ऐलान होगा। अक्टूबर नवंबर में 6 फेज के अंदर वोटिंग कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग आज गृह मंत्रालय से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। दोस्तों 6 फेज में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद यह पहला विधानसभा का चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग 14 अगस्त को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक करेगा। 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। दोस्तों कुल मिलाकर सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों को मुलाकात करनी पड़ेगी। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि पूरी लिमिट पार कर देते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म चलाते हैं बाबा बनारस नाम से, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमोट करते नजर आते हैं। उन्होंने दावा किया है कि मालदीव के अंदर 28 आइलैंड है, 28 टापू है जो भारत को दे दिए गए हैं, हैंड ओवर कर दिया गया है प्रेसिडेंट मोइजू के द्वारा। इस तरीके के दावे को पूरी तरीके से फेक बताते हुए पीआईबी ने सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक करते हुए कहा है कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जो दावा किया जा रहा है कि मालदीव ने 28 टापुओं को भारत को सौंप दिया है, ये पूरी तरीके से गलत है। ये केवल वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए भारत की कंपनियों को इजाजत दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों वाटर और सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए 28 आइलैंड की जिम्मेदारी भारत को दी गई है, ना कि पूरा का पूरा टापू भारत को सौंप दिया गया है, जैसा कि फेक न्यूज फैलाकर कई तरीके के दावे किए जाते रहे हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूपी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जीती हुई सीटों पर दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन जो सीटें वो पिछली बार हार गए थे, ये सारी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए। दरअसल दोस्तों 10 सीटों पर वोट डाले जाने वाले, जिसमें समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान स्थिति में 5 अपने सिटिंग एमएलए हुआ करते थे। इन सबके इस्तीफा देने के बाद ये सीटें खाली हुई है, तो समाजवादी पार्टी को अपने जीते हुए कैंडिडेट के टिकट पर ही मैदान में उतरना चाहिए। दरअसल दोस्तों 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, बाकी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी के पास थी। यानी इनडायरेक्ट तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 सीटों की डिमांड कर रही है उपचुनाव में, जो लगभग असंभव है। कांग्रेस पार्टी को बमुश्किल 2 सीटें और बहुत ज्यादा मिलेगी तो 3 सीटें मिल जाएगी, इससे ज्यादा मिलने का कोई संभावना नहीं है। साथ साथ तानाशाही के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है डीपी कैंपेन सत्यमेव जयते। तानाशाही के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने अपने डीपी कैंपेन सत्यमेव जयते की शुरुआत की है। यानी लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सत्यमेव जयते लिख सकते हैं। इसके बाद पूरा प्रसंग सुनाया गया है। साथ साथ दोस्तों कंगना रनावत ने स्वीकार किया है कि उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियों का असर उनकी फिल्मी करियर पर पड़ रहा है। उन्होंने
उन्होंने पहले ही कहा था कि वो बॉलीवुड नहीं छोड़ेंगी और फिल्म एक्टिंग करती रहेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों अब उनको अपने क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, लोगों से मुलाकात करनी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कंगना रनावत को भी अब एहसास हो गया है कि वो फिल्मों के लिए ही बनी है बॉलीवुड में, उनको जाना चाहिए और अपने पुराने एक्टिंग को फिर से रिपीट करना चाहिए, ना कि अधूरे मन से सांसदी का काम करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सन्नी देओल वाला ही हाल होने वाला है, ऐसे ही सन्नी देओल चुनाव जीतने के बाद पूरी तरीके से गायब हो गए थे, हालांकि बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। ऐसा ही कंगना रनावत हो सकता है कि अपनी फिल्मों के कारण सांसदी की जो जिम्मेदारी है उसे छोड़कर निकल जाए और फुल टाइम एक्टिंग करने लगे। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वैसे भी उनको इंदिरा गांधी को बदनाम करने वाली एक फिल्म भी बनानी है, आप लोगों की जो भी राय हो लिखेगा जरूर। साथ साथ दोस्तों सुप्रिया सुले ने कहा कि संसद में सरकार के खिलाफ बोलने पर उनके पति को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है। महाराष्ट्र की सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सुप्रिया सुले ने हाल ही में एक गंभीर आरोप लगाया है। सुले ने दावा किया है कि हर बार जब वह संसद के अंदर सरकार के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी होती है तो उनके पति को आयकर विभाग से नोटिस मिल जाता है। इस आरोप ने राजनीतिक हलकों में फिर से हलचलें मचा दी है। कुल मिलाकर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है? जब भी उनके द्वारा पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किया जाएगा तो क्या इसी तरीके से उनके पति को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन जबरदस्ती के करके प्रताड़ना डालने की कोशिश की जाएगी? ये बड़ा सवाल है। साथ साथ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बयान आया है। अंतरिम सरकार के लोगों ने कहा है कि हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते, हम हाथ जोड़कर माफी मांग सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा की खबर सामने आ रही है, वहां पर सरकार और कार्यकारिणी जो प्रधानमंत्री है दोनों खुलकर हिंदू समुदाय के प्रति हो रहे हिंसा की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। हालांकि अभी भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उकलाना और फतेहाबाद विधानसभा के अंदर जनसंपर्क किया है और लोगों को साथ में रहने की अपील की है। साथ साथ दोस्तों नेहरू को लेकर एक और दावा किया जाता रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझकर यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन यानी सुरक्षा परिषद के अंदर मिलने वाले सीट को ठुकरा दिया था। हालांकि दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है। द हिंदू ने अपने आर्काइव की कुछ फोटो शेयर की है, तस्वीरें शेयर की है। इसमें लिखा हुआ है कि नो ऑफर टू इंडिया, नेहरू क्लैरिफाइज पोजीशन, यानी गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये जो फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जाती है कि भारत ने चाइना को सपोर्ट कर दिया था और भारत को ये जो सीट ऑफर की गई थी भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया था, पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि उनको कोई सीट ऑफर नहीं की गई थी, जबकि बार बार इस तरीके का फेक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये सारे फेक प्रोपोगेंडा कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत ही फैलाया जाता है, एक बड़े नेता को बदनाम करने के साथ साथ एक फेल हो चुके नेता की तारीफ के लिए दिन रात काम करने वाले आईटी सेल के कुछ लोग हैं, आपकी जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब तक ना तो चुनाव की घोषणा हुई, ना ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से मिलने की आवाज आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने दिग्गजों को ड्यूटी पर लगा दिया है। इसी के साथ में दोस्तों विज्ञापन पर नॉन स्टॉप खर्चा करके जनता को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार। बीजेपी के साथ मिलकर 4.5 साल के आसपास सरकार चलाने के बाद अचानक से दुष्यंत चौटाला विपक्षी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों हालांकि जनता उनको कितना विपक्ष मानेगी ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 4.5 साल तक मिलकर सरकार चलाने के बाद अगर वो पुरानी सारी बातों को याद दिलाकर लोगों से वोट की अपील करेंगे तो अब वो वोट उनको मिलने वाला नहीं है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधायक को किया गया नजरबंद। पीट पीट कर मारे गए जनजातीय लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहते थे। गुजरात के नर्मदा जिले के अंदर एक आम आदमी पार्टी विधायक और एक कांग्रेस पार्टी के विधायक को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। दरअसल पिछले सप्ताह नर्मदा जिले के अंदर 2 आदिवासी समुदाय के लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी विधायकों को मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं जाने दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। ये पूरी तरीके से गुजरात मॉडल है दोस्तों, जिसमें विपक्ष के लोगों को आवाज उठाने से पहले ही नजरबंद कर दिया जाता है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। काफी बड़ा ये मामला है, क्योंकि गुजरात के अंदर अच्छी खासी ट्राइबल आबादी है दोस्तों। इस तरीके से नेताओं को रोके जाना, नजरबंद किए जाना कई सारे सवालों को जन्म देता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम को लेकर लोगों को जरूर सवाल और शक है। आम आदमी पार्टी के विधायक और जो कांग्रेस के विधायक है उनको नजरबंद किया जाना काफी बड़ा मामला है दोस्तों। पीट पीट कर मारे गए जनजातीय लोगों को श्रद्धांजलि देना कोई पाप है? ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार को। और क्या ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का वही गुजरात मॉडल है जो देश के अंदर लागू करने की कोशिश की जा रही है? और वैसे भी राहुल गांधी को ईडी के नोटिस के बाद और अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हरकत के बाद कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कमजोर करने का प्रयास आगे दिनों के लिए किया जाएगा, ताकि वो आदिवासी और पिछड़े दलित समाज के लोगों की आवाज ना उठा पाए। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपने चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।